शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उससे पहले बवाल है। वोटिंग से पहले बंगाल में आकर क्यों बवाल और हंगामा हो रहा है आपको बताऊंगा, लेकिन पहली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी के साथ तस्वीर सामने आई थी। अब ममता बनर्जी की सब्जी मंडी में तरकारी के साथ तस्वीर सामने आ गई है। अब बंगाल की लड़ाई झालमुड़ी बनाम तरकारी और सब्जी हो गई है। चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने वक्त निकाला और देखिए सब्जी मंडी पहुंची है। सब्जी मार्केट में सब्जी वाली महिला से रेट पूछ रही है, भाव पूछ रही है। लौकी क्या हिसाब है, टमाटर क्या हिसाब है, पत्ता गोभी क्या हिसाब है। लेकिन बंगाल में सब सामान्य नहीं है। तस्वीर देखिए जरा, टीएमसी के सांसद की गाड़ी पर हमला हुआ, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে কিভাবে বিক্রি হয়েছে আপনারা দেখুন মারো 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 মারো। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोचिए 29 को चुनाव है, चुनाव से पहले सांसद मिताली टीएमसी की सांसद है, उनकी गाड़ी पर हमला हो रहा है। सोचिए जरा क्या माहौल होगा, कितनी दहशत होगी उस सांसद के अंदर। यह सांसद की गाड़ी है, सांसद उसके बाद अस्पताल पहुंच गई। सांसद की गाड़ी का हाल देखिए जरा, शीशे टूट गए, पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है बुरी तरह से। और उसके बाद सांसद को देखने के लिए ममता बनर्जी के भतीजे पहुंचे, अभिषेक बनर्जी। सांसद को स्ट्रेचर पर आप देख रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे सांसद को देखने के लिए। तो सोचिए सभी के जहन में यह है, पहला चरण देख लिया जिसमें खूब हिंसा हुई, दूसरे चरण में क्या होने जा रहा है। सभी जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो था बैरकपुर में। प्रधानमंत्री को देखने के लिए हजारों की भीड़ थी सड़कों पर। तो दूसरी तरफ नॉर्थ 24 परगना में देखिए क्या हो रहा था। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। अब आपको लिए चलता हूं, लगभग हर शहर हर जगह यही आलम है। हुगली देखिए जरा, हुगली की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। हुगली में देखिए पत्थर चल रहे थे बीजेपी टीएमसी के बीच, और पत्थर के बीच बम भी चल गया। দেখুন দেখুন দেখুন
বন্ধুরা বম সুদ্ধুন দিচ্ছে ওরা, দেখুন বম সুদ্ধুন মা দিচ্ছে, দেখুন বন্ধুরা বম দিচ্ছে, দেখুন বন্ধুরা বম দিচ্ছে, দেখুন বন্ধুরা। ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। किसी को भी दहशत होगी वोटिंग से पहले जब वो ये तस्वीरें देखेगा, कहीं बम चल रहे हैं, कहीं पत्थर चल रहे हैं। दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी देखिए पद यात्रा कर रही थी भवानीपुर में। ममता के लिए बड़ी चुनौती, बड़ी लड़ाई है। तो हालात ये हैं कि 29 तारीख को शांतिपूर्ण चुनाव हो जाएं। जो पहले चरण में हमने देखा वो ना देखने को मिले, ऐसी संभावना है क्या? क्योंकि तस्वीर देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं पूर्वी वर्धमान की तस्वीर है। पूर्वी वर्धमान में भी बीजेपी टीएमसी की लड़ाई हुई। देखिए चुनाव से पहले हालात ये हैं, कार्यकर्ताओं के दरमियान सर फट गया है, सड़क पर खून बिख रहा है। और थोड़े बहुत नहीं, लगभग 100 के आसपास बम बरामद हुए। देख रहे हैं, ये क्रूड बम है, क्रूड बम मिले। ये चुनाव की तैयारी है। क्या कार्यकर्ता चुनाव से पहले वोट मांगने के बजाय बम बनाने की तैयारी करते हैं? तस्वीरें यही बता रही हैं कि कितने देसी बम मिले हैं और उस शख्स को पकड़ा गया है। ये टीएमसी का वर्कर बताया जा रहा है। दावा है कि तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसकी गिरफ्तारी हुई। और इतना ही नहीं, बाकायदा एक ऐसा बॉम्ब मिला है कि बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए टीम को बुलाना पड़ा है। टीम आई है पूरे तैयारी के साथ और संसाधनों के साथ। देखिए उसके बाद जाकर बम को डिफ्यूज किया गया। देखिए जरा वोटिंग के दिन कैसे बंगाल वोटिंग से पहले दहल उठा है। हालात क्या है देखिए, ये इस तरह के बम मिले हैं, सुतली बम है, ये खतरनाक बम होते हैं और ऐसे चलते हैं। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले ये बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ता के घर से 79 देसी बम बरामद हुए। कोलकाता के भांगड़ में दूसरे चरण में वोटिंग होने वाली, 79 देसी बम बरामद होने से हड़कंप मच गया है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। अब इस पूरे मामले को एनआईए को सौंप दिया गया, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करेगी। बंगाल चुनाव में कभी बम, गोला बारूद आम बात हुआ करती थी। 2007-8 में आपको बताऊं, पंचायत चुनाव के दौरान बमों का जखीरा मिला था। नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन में बम हथियारों का खूब इस्तेमाल हुआ। पहले नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के विरोध के दौरान हिंसा हुई। 2008 में पंचायत चुनाव के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई, तब दोनों पक्षों की ओर से बम फेंके गए और गोलीबारी हुई थी। 2007 में नंदीग्राम में ऑपरेशन सनराइज चलाया गया था और इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में इसी तरह के कच्चे बम मिले थे। तब लेफ्ट की सरकार थी, लेफ्ट की तरफ से यह ऑपरेशन चला था। उस वक्त नंदीग्राम के कुछ इलाकों पर नियंत्रण के लिए प्लान बनाया गया था। तब प्रदर्शनकारियों ने इस इलाके में पुलिस प्रशासन की एंट्री रोक दी थी। सोचिए हालत यह था। इस ऑपरेशन के वक्त बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री होते थे और किसानों ने सीपीआईएम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। इसके बाद ममता मां माटी मानुष के नारे के साथ मैदान में आई। 2011 में लेफ्ट की 34 साल से चल रही सत्ता को ममता ने गिरा दिया था। पिछले कुछ चुनावों में भी नतीजों के बाद हिंसा हुई थी। 29 तारीख को क्या होगा, ये जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, ये डराने वाली हैं। सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली
कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। आप सोचिए, आपको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। तो फिर नई फैक्ट्री और कारखाने लगाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि कैसे क्रूड बॉम्ब का इस्तेमाल होता है चुनाव में। दूसरी तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में थे। तारकेश्वर मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, ये वो तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ का एक अलग क्रेज होता है, जहां जाते हैं लोग उन्हें देखने के लिए। देखिए जरा दूसरी तरफ भीड़। और उसके बाद योगी का रोड शो देखिए जरा। जो कैंडिडेट्स हैं वो भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आकर उनका प्रचार करें। कैमरा टकराएगा इससे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की सुपुत्र द्रौपदी, भारत माता की। अब आपको दिखाने जा रहा हूं दिलचस्प तस्वीर। योगी के सिंघम बंगाल में उतर गए। अजय पाल शर्मा को देख रहे हैं आप। योगी के सिंघम में सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। होगा ना, आने वाले कह रहे हैं पोस्ट नहीं है, पोस्ट नहीं है। हमारा ऐसे कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। होगा ना, आने वाले कह रहे हैं पोस्ट नहीं है, पोस्ट नहीं है। आप सुन रहे थे, योगी के सिंघम कहा जाता है इन्हें। इनका नाम है अजय पाल शर्मा। इनके बारे में आपने सुना होगा। कौन है अजय पाल शर्मा? योगी के पसंदीदा अधिकारी बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक बन गए और चुनाव आयोग ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक बनाया है। 2011 बैच के आईपीएस शर्मा की पहचान बहुत तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। उन्हें दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के गढ़ में उनकी नियुक्ति की गई है। टीएमसी ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल भी उठाए। अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल है। अजय पाल शर्मा प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भी वो मुख्य नोडल अधिकारी थे। माघ मेले में अजय पाल ने पूरा सुरक्षा इंतजाम संभाला। शंकराचार्य से विवाद में भी अजय पाल सुर्खियों में थे। वो योगी के खास और दबंग पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। अजय पाल शर्मा की पुलिस पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई थी। पहली पोस्टिंग से ही वो अपराधियों के लिए खौफ का नाम बन गए। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन और एनकाउंटर को लेकर चर्चा में रहे। अजय पाल को सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। अखिलेश की सरकार में वो हाथरस और फिर शामली में एसपी थे। अजय पाल शर्मा यूपी में हुए 75 एनकाउंटर में शामिल रहे। रामपुर में आजम के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत भी अजय पाल ने की थी। पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल हाई स्कूल में टॉपर रहे। 2011 में सिविल सर्विस में उनकी रैंक 17 थी और यूपी कैडर में आईपीएस बने। अब आपको दिखाता हूं कि देखिए जरा अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। अखिलेश यादव को पता चला कि अजय पाल शर्मा पश्चिम बंगाल में सभी नेताओं को पता चला, तो अखिलेश ने देखिए ट्वीट किया है और लिखा हुआ है इस ट्वीट में कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने भेजा है
टेस्ट करने एजेंट्स को ऑब्जर्वर बनाकर रामपुर संभल वाले, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा इससे। दीदी है यहां और दीदी हमेशा रहेंगी। अखिलेश धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि वो सही वक्त पर इस पर एक्शन भी लेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। अब ये जो बंगाल में हो रहा है, बंगाल में चुनाव से पहले ये हो रहा है। सुरक्षा बल तैनात है, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है, और देखिए अरेस्टिंग शुरू हो गई। जो लोग हिंसा कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस उठा कर ले जा रही है। अब तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस को जो संदिग्ध लग रहे हैं, पुलिस को जो लग रहा है ये चुनाव में माहौल खराब कर सकते हैं। अब देखिए बंगाल में अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चुनाव के दौरान बंगाल में 510 करोड़ से ज्यादा की तो जब्ती हुई है, और इस साल फरवरी से 27 अप्रैल के बीच ये जब्ती की गई है। सोचिए जब्ती में क्या क्या, ऊपर देखिए, कैश 30 करोड़, शराब 126 करोड़ से ज्यादा की, ड्रग्स 110 करोड़ से ज्यादा का, कीमती धातु लगभग 52 करोड़ 28 लाख, गिफ्ट के सामान 184 करोड़ 85 लाख के। 2021 चुनाव में 339 करोड़ की जब्ती हुई थी, और इस बार करीब 170 करोड़ ज्यादा जब्ती हुई है। जगदलपुर और बैरकपुर में देर रात छापेमारी हुई, करीब 24 घंटे में 1100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 1100 लोग अरेस्ट हुए। चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका को लेकर यह गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी वर्धमान में टीएमसी के पार्षद को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सड़क तक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अभी बूथ तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, और इससे उपद्रवियों की पहचान आसानी से होगी। पहले चरण में पोलिंग स्टेशनों के बाहर वोटरों को डराने की रिपोर्ट आई थी, और इसके बाद चुनाव आयोग ने सड़कों पर निगरानी रखने का फैसला किया है। वोटिंग से पहले बाइक रैलियों पर रोक बरकरार रहेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को मंजूरी दी है। वोटिंग से 48 घंटे पहले से बाइक रैलियों पर पूरी तरह बैन रहेगा। यह है तैयारी। देखिए जरा अब जो हालात हैं उस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। एक टीएमसी के कार्यकर्ता के यहाँ सैकड़ों की संख्या में बम मिले, तो इस तरह की तैयारी थी कि किसी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और ये आज नहीं, पिछले लगातार 15 वर्षों से जब तक वहाँ पर टीएमसी की सरकार गुंडागर्दी करके वहाँ के चुनाव को कभी भी उन्होंने निष्पक्ष नहीं होने दिया। और आज जब इलेक्शन कमीशन ने कड़ाई के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया है, तो आज टीएमसी और उनके नेता के मन में बेचैनी है। बीजेपी के पास और कोई उपाय नहीं है। एनआईए क्या करेगा? केस देगा। हम सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई बम गोली हम सपोर्ट नहीं करते, मगर हर चीज में अगर एनआईए ओवर यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी, ये खराब चीज हो रहा है। ये उनका जो वैल्यू है उसको खराब कर दे रहा है। लोकतंत्र में जो है वो अराजकता और उद्दंडता का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे कहीं पर भी हो।
और इसको किसी भी तरह से आप कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको कोई पसंद है और नहीं पसंद है तो आपको जो है जनता की अदालत में जाना होगा कि आप जो है वो गोली बंदूक और बम चलाएंगे। और अब बात बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई की। सबसे बड़ी लड़ाई होनी है भवानीपुर में, जहां ममता बनाम शुभेंदु है। सबने वहां ताकत झोंक दी है, लेकिन उससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैरकपुर में थे। बैरकपुर में रैली कर रहे थे पीएम। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी आज रोड शो कर रहे थे। गृह मंत्री ने बैक टू बैक लगातार एक के बाद एक बहुत से रोड शो किए हैं हर दूसरे जिले में। अब बारी है सबसे बड़ी लड़ाई की, और सबसे बड़ी लड़ाई है भवानीपुर में। देखिए भवानीपुर में ममता बनर्जी खुद पदयात्रा कर रही थी। आज सड़क पर थी ममता बनर्जी। और भवानीपुर में ममता बनर्जी के सामने है शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था शुभेंदु ने। अब आपको बताऊं कि शुभेंदु और ममता में भवानीपुर में टक्कर है। कौन किस पर भारी है, भवानीपुर क्या कहता है। बंगाल में टाइगर बंगाल के पूरे देश और दुनिया में मशहूर है, और इस बार भवानीपुर में भी दो टाइगर की लड़ाई है। साउथ कोलकाता की भवानीपुर सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी की चुनौती है। प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन दोनों भवानीपुर में थे। आखिरी वक्त तक दोनों ने वोटरों को रिझाने की कोशिश की है। एसआईआर के बाद भवानीपुर सीट पर 51,000 लोगों के नाम कटे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, जिस सीट से ममता लड़ने जा रही है वहां 51,000 लोगों के नाम कट गए एसआईआर में। एसआईआर से पहले भवानीपुर में 2,06,000 से ज्यादा वोटर थे। अब 1,60,313 वोटर मतदान कर सकेंगे। नाम कटने वालों में 23.3% मुस्लिम वोटर है और 76.7% गैर मुस्लिम वोटर के नाम लिस्ट से हटे हैं। इनमें से ऐसे कई ऐसे थे जिनकी मौत हो चुकी है, या बहुत से ऐसे थे जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। ममता और टीएमसी के लिए यह सीट बेहद सुरक्षित मानी जाती है। 2011 में इस सीट पर ममता की पार्टी का कब्जा 2011 से ममता बनर्जी इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। 2011, 2016 और 2021 में ममता ने यहां से चुनाव जीता था। 2021 में ममता को नंदीग्राम सीट से हार का सामना करना पड़ा जब शुभेंदु ने हराया था। तब ममता के करीबी रहे शुभेंदु 1956 वोटों से जीत हासिल की थी इन्होंने। हार के बाद ममता ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ा और नंदीग्राम में ममता को हराने के बाद शुभेंदु अब भवानीपुर में ममता को टक्कर दे रहे हैं। शुभेंदु ने ठान लिया जहां जहां ममता जाएंगी वहां वहां मैं जाऊंगा लड़ने। शुभेंदु इस बार नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर की सीट से भी चुनाव मैदान में है। इस वजह से यह सीट बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट में शामिल हो गई है। ममता को टीएमसी के गढ़ में शुभेंदु ने करारी मात दी थी। इसके बाद बीजेपी को उम्मीद है कि यहां भी शुभेंदु अधिकारी कड़ी टक्कर देंगे ममता बनर्जी को। अब ममता बनर्जी भी पूरा जोर लगा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो देखिए जरा, ममता बनर्जी आज मंदिर पहुंची, कालीघाट मंदिर पहुंची थी ममता बनर्जी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी भी इस मंदिर पहुंचे थे। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी
दूसरी तरफ देखिए शुभेंदु अधिकारी भी आज कालीघाट मंदिर पहुंचे। दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की शुभेंदु ने। अब आपको बताऊं कि भवानीपुर जिस सीट से ममता बनर्जी लड़ने जा रही है, सभी के दिमाग में है ममता चुनाव जीतेंगी या नंदीग्राम की तरह हार जाएंगी। तो आपको लिए चलता हूं भवानीपुर का रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूं, क्या कहता है भवानीपुर। भवानीपुर में देखिए 2021 में उपचुनाव हुआ क्योंकि ममता नंदीग्राम हार गई थी। 21 में उपचुनाव हुआ तो ममता बनर्जी चुनाव लड़ी भवानीपुर से। उनके सामने बीजेपी की प्रियंका टिबरीवाल मैदान में थी। उपचुनाव में ममता ने भवानीपुर सीट से जीत दर्ज की थी और बीजेपी उम्मीदवार को 58,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। उससे पहले 2021 में चुनाव हुआ जब ममता नंदीग्राम में लड़ी थी। 21 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जीत हासिल की। टीएमसी के सोवन देव चटर्जी यहां से चुनाव लड़े थे। 2021 विधानसभा चुनाव ने टीएमसी जीती यहां से। 28,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। टीएमसी विधायक ने ममता के लिए उसके बाद यह सीट छोड़ दी जब ममता नंदीग्राम से हार गई। यही उपचुनाव हुआ। 16 का रिपोर्ट कार्ड देखिए। 16 में ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ी। उनके सामने चुनाव लड़ी थी भवानीपुर से दीपा दास मुंशी, कांग्रेस की उम्मीदवार। 2016 में ममता ने कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से हरा दिया था। तब जीत का अंतर था 25,000 के करीब। दीपा दास मुंशी मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुकी थी। 2011 में यहां उपचुनाव हुआ। ममता के सामने सीपीआईएम ने नंदिनी मुखर्जी को उतारा था चुनाव में और 2011 में ममता ने लेफ्ट उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। ममता को तब 73,000 से ज्यादा वोट मिले थे उस वक्त। तो ममता बनर्जी के लिए यह सीट बहुत मजबूत मानी जा रही। फिर भी ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे भवानीपुर। भवानीपुर में माहौल क्या है, हवा क्या है, चुनावी लोगों की जुबानी सुनिए। दीदी आएगा, दीदी रहेगा, दीदी जय बांग्ला, जय बांग्ला। भवानीपुर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है इस बार। हम लोग सबको ही मिलकर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि टीएमसी सरकार जाए और बीजेपी आए। दीदी के चाहिए, बहुत अच्छा होगा। दीदी का जो होगा अच्छा ही होगा। क्यों क्यों? क्योंकि हम लोग दीदी को चाहते हैं बहुत मन से। वो लक्ष्मी भंडार मिलता है, सब कुछ मिलता है, लक्ष्मी भंडार में मिलता है, सब कुछ मिलता है। विकास का काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पब्लिक गद्दी से हटा देगी। ममता जी बंगाल की बेटी है, अब उनका विदाई निश्चित है। ये बताने की और बातें होती है, प्रैक्टिकल आप आके देखिए ना। यहाँ पे रंगाई पुताई होता है, खाली सड़क का हालत देखिए क्या है, खाली रंगाई पुताई। उससे काम चलेगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है एकदम। इसलिए बीजेपी सरकार, यही बात बीजेपी सरकार। जो होगा मजेदार होगा, जो होगा। भवानीपुर में भगवामय हो जाएगा। परिवर्तन मांग रहा है पूरा बंगाल। वो तो काम नहीं कर रहा, वो तो भाषण देता है और कुछ नहीं। वो बेकारी रोजगार वो कुछ नहीं करता। वो तो मोदी को गाली देता है और किसी को नहीं, मोदी को हमेशा को गाली देता है। उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। दीदी आएगी, दीदी आएंगी क्यों? सब तो विचार है, दीदी काम अच्छा करती है। प्रधानमंत्री भी झालमुड़ी खाए हैं। हाँ, उसके बाद से बिक्री बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बढ़ा है। नंदीग्राम में हराया और भवानीपुर में जनता चुन लिया है। इस बार कमल खिलेगा। ऐसा में जो घुसपैठिया है वो लोग निकलना है क्या? जो डेड वोट आ रहा है, जैसे हेमंत मुखर्जी, वो वोट देने आता, अभी नहीं आएंगे। कोई भूत वोट देने नहीं आएंगे। तो आपने सुन लिया भवानीपुर की नब्ज, भवानीपुर के लोग क्या कह रहे हैं। बाबा उनसे बातचीत कर रहे थे। ममता बनर्जी भी पूरा जोर लगा रही। उन्हें पता है कि इस बार जो लड़ाई है वो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा कठिन है। ममता बनर्जी पदयात्रा के बाद स्कूटी पर बैठ गई। तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने अपना अपना नॉमिनेशन पहले फाइल किया था, तो हलफनामा दिया था। हलफनामे के जरिए यह पता चला कि आखिर दोनों की संपत्ति क्या है। देखिए जरा, दोनों बहुत साधारण है हर लिहाज से। ममता बनर्जी हलफनामे के मुताबिक ममता की संपत्ति में कमी आई है। 2021 के चुनाव में 16,72,000 की संपत्ति बताई थी। 26 में ममता बनर्जी की संपत्ति घटकर 15,37,000 हो गई। 5 साल में संपत्ति करीब 1,30,000 कम हो गई। हलफनामे के मुताबिक उनके पास न घर है न ही कार है। ममता ने कोई बड़ा निवेश भी नहीं किया हुआ। ममता पर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। ममता का घर कालीघाट में हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर है।
हालांकि यह घर भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। एफिडेविट के मुताबिक उनके पास खेती की कोई जमीन नहीं है। ममता के पास 75,700 रुपए कैश बैलेंस है। 9.7 ग्राम सोने की ज्वेलरी है जिसकी कीमत 1,45,000 है। ममता के खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है। अब बारी है शुभेंदु अधिकारी की। उनकी संपत्ति 5 साल में इनकी भी संपत्ति कम हो गई। पिछले 5 साल में शुभेंदु की संपत्ति 4 लाख से ज्यादा घट गई। एफिडेविट के मुताबिक शुभेंदु की संपत्ति करीब 86 लाख है। शुभेंदु अधिकारी के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, कोई कार नहीं है, ना ही शुभेंदु अधिकारी के पास सोना है। शुभेंदु ने हाथ में नकद 12,000 रुपए घोषित किए हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में 24 लाख से ज्यादा जमा है। जमीन और फ्लैट की कीमत 61 लाख से ज्यादा बताई गई। हलफनामे में शुभेंदु के खिलाफ 25 एफआईआर दर्ज है। शुभेंदु के खिलाफ ये सारे मामले 2021 के बाद दर्ज हुए। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सारे केस दर्ज हुए हैं शुभेंदु अधिकारी पर। अब सुनिए जरा, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। क्या कह रहे हैं दो महारथी। पूरा भगवा लहर चले, बम्पर वोटिंग होगा, 95% वोटिंग। सब जनता जाग चुका है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। गुंडा को सीधा करने के लिए हम तक गुंडा है, सीधा करने के लिए कर रहा है। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभालो। इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। आइए अब कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि चुनाव में सबसे जरूरी तो उसके रंग हैं और नेता भी उसी रंग में रंगे नजर आते हैं। कल्याण बनर्जी को आप देख रहे हैं, लोगों के बीच थे तो झूमने लगे। तो कल्याण बनर्जी अलग ही रंग में होते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, बीजेपी ने भी अपने बड़े नेताओं को उतारा है। सांसद रवि किशन बंगाल में थे और फिर अपने रंग में नजर आए रवि किशन। तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली। ये वोटवा का मजा अभी बंगाल ले दीदी, काहे कि 4 मई के बाद दीदी आराम करे चली। हरा हरा तब तकरार छिड़ल बा त तकरार चली। और न सिर्फ रवि किशन बल्कि ममता बनर्जी के लिए अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है, वो भी प्रचार कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कोलकाता में अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में बेशक भूचाल आया था, राघव चड्ढा एंड टीम छोड़ गए, लेकिन केजरीवाल कोलकाता में रैली कर रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर बंगाल में जो दूसरे चरण में चुनाव होने हैं वो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण में कौन किस पर भारी है। 142 सीटों पर 142 सीट्स पर वोटिंग होनी है। ममता के गढ़ में वोटिंग मानी जा रही है इस बार। 2021 में दीदी का जादू चला था यहां पर। टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी 142 में से। जो दूसरे चरण में 142 सीट्स पर वोटिंग हो रही है, 123 टीएमसी ने जीती थी और उसमें से 18 बीजेपी को मिली थी। 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर होगी और 29 अप्रैल को यहां वोट डाले जाएंगे। 24 परगना, हावड़ा, मेदिनीपुर, वर्धमान में यह वोटिंग होगी और 2.5 लाख जवानों को तैनात किया गया है इस चुनाव में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया।
ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए क्या? जब कुछ किया ही नहीं तो बर्बादी करने के लिए मौका देंगे क्या? आपने बंगाल की गंगा नदी में नाव की सवारी की। यहाँ पानी बिल्कुल साफ है। दिल्ली में प्रदूषित यमुना नदी का क्या हाल है? आप वहाँ जाकर डुबकी लगा सकते हैं। যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। गुंडों की चिंता मत करिए, चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव की तपिश है और उत्तर भारत में सूरज की तपिश है जिसने लोगों को तपा रखा है। भट्टी बन गए 100 शहर और 95 हिंदुस्तान के। तस्वीर में आपको दिखाऊं, लगातार गर्मी बढ़ रही है। लोग परेशान हैं कि आखिर गर्मी कम कब होगी, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस वक्त अगर आपके शहर में गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाले शहरों में से एक में रह रहे हैं। हाय रे गर्मी, तूने तो जान निकाल दी। सूरज ने ऐसी आग लगाई मानो धरती को भट्टी बना डाला। जहां इंसान तो इंसान, जानवर भी जल रहे हैं। सूर्य देवता भी हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। तभी तो दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म 100 शहरों में से 95 तो अकेले हिंदुस्तान के हैं। मतलब पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, गर्मी कहीं पीछा नहीं छोड़ रही। अप्रैल में ही लू ने लंका लगा दी है, मई में तो जैसे मार ही डालेगी। अगर आपको भी ज्यादा गर्मी लग रही है तो अब जो मैं आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं आप भी ताज्जुब करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा दुनिया के जो गर्म शहर हैं वो भारत के हैं। ये दुनिया का नक्शा आ गया है और दुनिया के नक्शे में देखिए, भारत में दुनिया के अगर 100 शहरों को उठाएंगे सबसे गर्म, तो 95 गर्म शहर भारत के उन 100 में से। टॉप 100 में 95। सबसे ज्यादा गर्म देखिए कौन सा है, महाराष्ट्र का अकोला, 45.1 डिग्री तापमान है यहां। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का झांसी, यहां भी लगभग 44.8 डिग्री है तापमान। महाराष्ट्र का वर्धा तीसरे नंबर पर है, 44.2 डिग्री तापमान है यहां। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में 43.9 और आदिलाबाद तेलंगाना में 43.5 डिग्री तापमान है। यूपी के उरई में 43.2 डिग्री है। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में 43% तापमान है। राजस्थान के चुरू में 42.9 डिग्री है और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 42.8 डिग्री, महाराष्ट्र के नांदेड़ में 42.7 डिग्री तापमान है। यह बताने का मकसद यह है कि यह जब लिस्ट सामने आई तो हमारे लिए भी ताज्जुब था कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत के। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। बहुत तपेड़ी गर्मी बहुत ज्यादा है। पखो है, कूलर है, जैसे तैसे दिन निकालता है। वो बुआ खीपड़ा आता है, उनकी झोपड़ी बना के ठंडी रखते हैं, उन हिसाब से रहते हैं बेचारा। पानी का टिपा वगैरह छेटे। गर्मी के तेवर सुबह से सूर्य देव ने अपने देखे तेवर दिखाने शुरू कर दी है। लगभग यहाँ का तापमान अभी 45 से 48 डिग्री पड़ रहा है। जहाँ तक अनुमान लगा जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल 55 डिग्री यहाँ तापमान रह रहा था, इस बार भी 55 से अधिक होने की संभावना है। आइए अब आपको बताऊं क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट इस गर्मी को लेकर, कब तक पड़ेगी और कितनी गर्मी पड़ेगी। देश भर में इन दिनों अप्रैल में ही मई जून वाली गर्मी पड़ रही है। लग रहा है सूरज और ज्यादा करीब आ गया है, ऐसी गर्मी। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने लगा है और हवा के दबाव में बदलाव के कारण इतनी गर्मी हो रही है। इंसानों से पैदा हो रही ग्रीन हाउस गैसों से भी तापमान बढ़ रहा है, जिससे छोटी छोटी गर्म हवाओं की लहरें भी बहुत लंबी हो रही। जबकि इस समय दुनिया के ज्यादातर दूसरे इलाके ठंडे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के कारण भारत में लोग दिन में घरों से निकलने में डर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गर्मी के पीछे हीट डोम वजह है, जो गर्म हवा को ऊपर उठने से रोककर जमीन पर ही कैद कर देती है और इससे धरती पर तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है और पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण भीषण गर्मी हो रही है। यह है वजह। सुनिए जरा मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, कब तक राहत मिलने की उम्मीद है। हमारा अनुमान यह है कि आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा, जिसका आज मेजरली असर हिमालयन में देखा जाएगा, जिसके कारण जो हीट वेव है वो
कल से इम्प्रूव हो जाएगा। हिमालयन में भी आज भी एक्टिविटी हो जाएगा और प्लेन्स में भी जो मेजर हीट वेव का हमारा है वो आज के ही लिए ही है। इवन एनसीआर दिल्ली के लिए बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी अभी जो टेम्परेचर्स हैं कल और परसों से लेके 42 to 44 डिग्री चल रहे हैं। आज भी ऐसा रहने का अनुमान है, लेकिन कल से हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी या क्लाउडी एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। फिर क्या है कि जो टेम्परेचर्स में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। वो साथ बीजेपी के साथ, यानी वो साथ जिन्होंने पार्टी छोड़ी अब वो बीजेपी के साथ हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत विरोध प्रदर्शन किया राघव चड्ढा एंड टीम के खिलाफ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। लेकिन आज जो बात निकलकर सामने आई, आम आदमी पार्टी चाहती थी इन सांसदों की सदस्यता चली जाए। राघव चड्ढा समेत 7 आम आदमी पार्टी के सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। अब आपको बताऊं कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है। अब ये सारे सांसद बीजेपी में हैं और इन पर कोई एक्शन नहीं होगा, यानी इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज बड़ा फैसला किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी दे दी। राज्यसभा की वेबसाइट पर भी इन सांसदों को बीजेपी का दिखाया गया है। ये 7 सांसद हैं राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह और विक्रमजीत साहनी। इनमें से 6 पंजाब से सांसद हैं, वहीं स्वाति मालीवाल दिल्ली से सांसद हैं। सभापति के फैसले से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद बचे। वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या हो गई है 106 से बढ़कर 113। 24 अप्रैल को राघव चड्ढा 2 दूसरे सांसदों के साथ सामने आए थे और 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। राघव चड्ढा ने दावा किया था कि उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में आपके 2/3 से ज्यादा सांसदों ने दल बदला था। हालांकि 26 अप्रैल को संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति को याचिका दी और आपके 7 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की, लेकिन अब सभापति ने 7 सांसदों के फैसले पर मुहर लगा दी है। तो अब आधिकारिक रूप से सांसद बीजेपी के हो गए। सुनिए जरा सियासतदानों। अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? अगर राघव को इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था, वो जा सकते थे, उनको इसका पूरा हक है। मगर आप कंपनी के अंदर भी नौकरी बदलते हैं तो 3 महीने का नोटिस देते हैं। मैं जिस कंपनी को छोड़ता हूं उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र नहीं करता। आपको संभल नहीं रहा है और आप अपने को संभाल नहीं पा रहे हो, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। तो इसलिए इसको जो है वो हम किसी भी तरह का डिफेक्शन नहीं कहते, बल्कि डिवीजन कहते हैं। शुद्ध रूप से ये जो है वो डिवीजन का केस है, और जब डिवीजन होता है तो उसका कोई रिवीजन नहीं होता। ये एक तरफा फैसला हुआ है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हुआ है। हमारी पिटीशन को जब तक फैसला नहीं होता तब तक कहीं ना मर्जर हो सकते हैं, और इवन वो तो पूरी तरीके से उनकी मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए। ये वो नींव के पत्थर थे 7 जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय में अन्ना हजारे के आंदोलन में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज पकड़कर केजरीवाल साहब का साथ दिया था। अब आपको बताऊं, केजरीवाल और सांसद, एक ये बवाल, एक और बवाल है। केजरीवाल दरअसल हाईकोर्ट गए थे और चाहते थे कि जस्टिस स्वर्ण कांता उनका केस ना सुने। केजरीवाल को मौका दिया गया कि वो आकर अपनी दलीलें रखें। केजरीवाल ने दलील भी रखी है, लेकिन अब देखिए केजरीवाल ने क्या कहा है। आज वीडियो जारी किया उन्होंने, हाईकोर्ट के खिलाफ केजरीवाल की मोर्चाबंदी। कोई व्यक्ति, मैं जस्टिस स्वर्ण कांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। अब आपको बताऊं, दरअसल केजरीवाल को फिर आपत्ति किस बात को लेकर थी। शराब घोटाले केस में दिल्ली के पूर्व सीएम
हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे अब, और ना ही केजरीवाल की ओर से अदालत में कोई दलील रखेगा। यह ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय की उम्मीद नहीं है। दिल्ली के पूर्व सीएम ने जस्टिस स्वर्ण कांता को लेटर भी लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने बापू के सत्याग्रह के रास्ते को अपनाने का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा उनके दोनों बच्चे केंद्र के वकील के पैनल का हिस्सा हैं और देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों बच्चों को केस देते हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता के बेटे को 2023 से 25 के बीच 5,904 केस मिले। पैनल में करीब 700 वकील हैं, लेकिन उनके बेटे को सबसे ज्यादा केस मिले। जस्टिस स्वर्ण कांता आरएसएस विचारधारा से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में गई हैं, यह आरोप केजरीवाल ने लगाए। दरअसल शराब घोटाले में निचली अदालत ने सभी आरोपियों को बरी किया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस केस की सुनवाई कर रही। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को केस से हटाने की याचिका लगाई थी और केजरीवाल ने खुद इस केस की पैरवी की, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। जस्टिस स्वर्ण कांता ने कहा, मैं इस केस से खुद को अलग नहीं करूंगी। अब आपको जस्टिस स्वर्ण कांता के बारे में बताऊं। 24 साल की उम्र में वो मैजिस्ट्रेट बन गई। 35 साल की उम्र पूरी करते ही सेशन जज बन गई। 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय की जज बनी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। कॉलेज की सर्वश्रेष्ठ छात्रा रही हैं। 2025 में पीएचडी की डिग्री हासिल की और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। न्यायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमेशा सक्रिय रही हैं। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्ण कांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। आपने उच्च न्यायालय में अपील की थी, अपील अस्वीकार कर दी गई, तो आपको अदालत के सामने पेश होना चाहिए। लेकिन अब आप राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, आप बहाने बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपको समझना होगा कि आप दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 3 बार आपने संविधान की शपथ ली है, लेकिन आज जो आप कर रहे हैं वो संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। सिस्टम में अगर कोई इस तरह की खामी है और पूरे देश का विश्वास जुडिशरी पर बनाए रखने के लिए अगर उन्होंने इस तरीके का कदम लिया है, गांधी जी के रास्ते को अपनाया है, सत्याग्रह के रास्ते को अपनाया है, तो मुझे जरूर लगता है कि इसमें कोई अच्छी रोशनी निकल के आएगी, इसका कोई अच्छा समाधान निकल के आएगा और कम से कम देश के लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका पर है वो इससे और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा। केजरीवाल को अपना भी जो भी लीगल रेमेडी है उसको अवेल करनी चाहिए थी और ये लेटरबाजी ठीक नहीं है किसी जज के साथ करना, और किसी भी जज को इस तरह के लेटर को लेकर के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जरूर इनिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉरेस्पोंडेंस का प्रोसीजर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जज के साथ नहीं किया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और किताबों के बोझ से आप भी जूझ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। देखिए जरा, स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, अभिभावक को एक माताजी आई हैं बच्चों की, उन्हें डांट रही हैं। मैं सुन रही, तमाशा है, लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी, काटना नहीं कर सकता, पढ़ाना नहीं आता, 4 इकट्ठे हो गए तमाशा करने के, भागो यहाँ से। You shut up, you shut up, shut up, you shut up, shut up। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए, बस कीजिए। You shut up, shut up। बच्चे लाके दीजिए प्लीज, बचाइए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up, shut up, कोर्स खरीदा, shut up, you shut up, you shut up, you shut up, shut up, you shut up, shut up, you shut up, shut up, shut up। मैडम स्कूल की प्रिंसिपल हैं और जिसे शटअप करवा रही हैं वो स्कूल के ही एक बच्चे की मां हैं। बाप रे बाप,
प्रिंसिपल मैडम का गुस्सा तो देखिए, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है। रक्त का दबाव यानी ब्लड प्रेशर ऐसा कि वो भूल चुकी हैं कि उनके सामने उनके मातहत काम करने वाला कोई कर्मचारी नहीं, बल्कि फीस भरकर उनके अपने बच्चे को पढ़ाने वाली एक मां है। माफ कीजिए, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल मैडम को कुछ याद नहीं या फिर पैसा समझ में नहीं आता। उन्हें सब समझ में आता है, सब याद भी है, बस ये याद नहीं कि वो एक टीचर हैं, बस ये याद नहीं कि छात्रों के प्रति, समाज के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्हें बस ये याद है कि वो टीचर से ज्यादा कारोबारी बन चुकी हैं। आपने प्रिंसिपल का बर्ताव देखा, किस तरह का वो बर्ताव कर रही हैं अभिभावक से। वो क्या बच्चों को सिखाएंगी कि कैसे अपने से बड़ों का और लोगों का सम्मान करें। अब देखिए पूरा बवाल किस बात को लेकर है। जिस वीडियो ने बवाल मचाया, हरदोई के न्यू सनबीम स्कूल का वीडियो है ये। घटना 24 अप्रैल की है, जब अंश अपनी पत्नी के साथ शिकायत करने पहुंचे थे। दरअसल उनकी बेटी अलीशा वर्मा इस स्कूल में यूकेजी की छात्रा है। काफी समय से अलीशा को स्कूल में होमवर्क नहीं दिया जा रहा था। माता पिता का आरोप है कि उन्होंने स्कूल से महंगी कॉपियां नहीं खरीदी। स्कूल उन पर 1200 रुपए में 4 नोटबुक खरीदने का दबाव बना रहा था, इसलिए स्कूल में टीचर ने बच्ची को पढ़ाई का काम देना बंद कर दिया। माता पिता प्रिंसिपल से कॉपियां खरीदने के लिए कुछ समय मांगने पहुंचे कि 1200 रुपए एकदम से 4 नोटबुक के लिए कहां से इंतजाम होगा, कुछ वक्त दे दीजिए। लेकिन इस बात को सुनते ही प्रिंसिपल बच्ची के माता पिता पर भड़क गई। उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बच्चे का नाम काटने तक की धमकी दे दी। करीब 1 मिनट तक लगातार प्रिंसिपल माता पिता से बदसलूकी करती रही। हालांकि इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और फिर उसे पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो इस बदसलूकी पर प्रशासन ने कार्रवाई की। जांच के लिए बीएसए ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। स्कूल में प्रिंसिपल के साथ ही टीचर और बच्चों के भी बयान दर्ज हुए। जांच के लिए स्कूल में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी कब्जे में ले लिया गया और मामला जब ज्यादा बिगड़ा तो प्रिंसिपल मैडम गलती पर माफी मांगने लगी हैं। हालांकि उनका कहना है कि परिवार फीस कम करने का दबाव बना रहा था और अपने फायदे के लिए साजिश के तहत वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित और प्रिंसिपल। मैं न्यू सनवी स्कूल में गई थी। मेरी बेटी का नाम अलीशा वर्मा है, वो यूकेजी में पढ़ती है। मैंने कोर्स खरीदा है उसका, उसमें कॉपी भी आई है, लेकिन वो अब कॉपी रिजेक्ट कर दी गई है। मैम कह रही हैं कि कॉपियां स्कूल से ली जाएंगी, उसी में वर्क दिया जाएगा बच्चों को और इसके अलावा कोई वर्क नहीं दिया जाएगा। तो मैं मैम से यही बात करना चाहती थी, लेकिन मैम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। स्टूपिड, ब्लडी फूल और पता नहीं ना जाने क्या क्या गवार औरत यहाँ चली आती हैं, लिपस्टिक लगा के चली आती हैं, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ज्यादा ही बदतमीजी से उन्होंने मेरे साथ बात की है। 24 तारीख को वैक्सीनेशन था, उसमें एक पेरेंट जो वीडियो में दिख रहे हैं, इन्होंने हमारी टीचर्स के साथ में जो वीडियो में भी है 3 घंटे तक उनको हैरेस किया, परेशान किया। टीचर ने कंप्लेंट की, मैंने इनको डांटा, मेरे हस्बैंड को रूम में ऑफिस में लेके आए, उनको समझाया कि आप चले जाइए, कल बात करते हैं। प्रकरण इनका मेन फीस के लिए की था, क्योंकि जो शिकायत कर रही हैं उन्होंने सिर्फ 500 रुपये दिए हैं, कोई पैसा नहीं दिया है, फीस देना नहीं चाहती थी। मैंने कोई बात नहीं, आप कल आइए। ऐसे करते करते बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठे हो गए। उधर मेरे पास एक खबर आई कि वैक्सीनेशन हो रहा है, एक बच्ची बेहोश हो गई। मुझे वहाँ जाना था, तब मैं चिल्लाई इनके ऊपर और चिल्ला के मैं, जो मेरी गलती है, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाता, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। सो सॉरी। सारे एंगल से हम लोगों ने जांच की और कमियां पाई गई हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने स्वीकारा भी है कि हमसे गलती हुई है। हालांकि ये बड़ी बात है, उन्होंने स्वीकार लिया है कि हमसे गलती हुई है। लेकिन अगर परिसर में इस तरह की गलती हो रही हैं या आगे भी ना हो, इसके लिए हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। अब देखिए जरा, प्रिंसिपल का ये वीडियो वायरल हुआ, अभिभावकों में भी गुस्सा है क्योंकि वो भी इस तरह की परेशानियों से रोज जूझते हैं। तो देखिए लोग सड़कों पर आ गए, मैडम के गुस्से पर बवाल मच गया और प्रदर्शन होने लगा। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने डीवीआर जब्त किया है, सीसीटीवी की सारी रिकॉर्डिंग इसी में। क्या निकाल रहे हो?
और अब आपको बताऊं कि स्कूल में किताबों को लेकर यह पहले से बवाल रहा है कि स्कूल में किताबों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभिभावकों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है किताबें खरीद पाना। हालत यह है कि निजी स्कूल जानबूझकर प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगवाते हैं। वो किताबें एनसीईआरटी के मुकाबले 10 गुना तक महंगी होती हैं और हर क्लास के लिए किताबों का एक पूरा सेट तैयार किया जाता है जिसमें एनसीईआरटी के साथ साथ प्राइवेट पब्लिशर्स की भी किताबें होती हैं। सच ये है कि एनसीईआरटी की किताबें सस्ती होती हैं और प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें महंगी होती हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें एनसीईआरटी से 10 गुना ज्यादा महंगी होती हैं। किताबों का पूरा सेट 2500 से लेकर 10,000 तक का होता है। बच्चों को किताबों की लिस्ट नहीं दी जाती है ताकि कहीं वो बाहर से ना खरीद लें किताबें। छात्रों को स्कूल से ही किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। किसी भी छात्र को 1 या 2 किताबें नहीं बल्कि पूरा सेट दिया जाता है और कई स्कूलों में सामान्य ज्ञान के नाम पर भी किताबें चलाई जाती हैं। किताबों के साथ नोटबुक और स्टेशनरी भी स्कूल से ही लेना होता है। हाल में इसको लेकर एनएचआरसी ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने पूछा है कि कक्षा 8 तक का सिलेबस तय मानकों से अलग क्यों है आखिर। तो ये हकीकत है और मां बाप हर साल जब किताबें लेनी होती हैं 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 तक की किताबें खरीदते हैं। तो इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखिए क्या है खास। एक साथ कई काम करने से अक्सर हमारा ध्यान टूट जाता है और हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं और फिर ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं। ऐसी हालत में क्या करें? एक मंदिर की परिक्रमा करने वाली महिला की कहानी में इसका बड़ा फंडा छिपा है। एक महिला रोज अपने घर के पास के मंदिर में पूजा करने जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक बात घर करने लगी कि मंदिर में आने वाले कई लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। कुछ लोग पूजा के समय भी आपस में बात करते रहते हैं। एक दिन वो महिला परेशान होकर पुजारी के पास गई और बोली, मैं अब इस मंदिर में नहीं आना चाहती। यहां लोग भक्ति नहीं बस दिखावा और बात करते हैं। पुजारी ने पूछा, क्या आपने सच में ये सब देखा है? महिला ने कहा, हां, और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। पुजारी बोले, ठीक है, आपका मन नहीं है तो मत आना, पर पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। पुजारी ने उसे एक गिलास दूध दिया और कहा, इस गिलास को लेकर मंदिर की 2 परिक्रमा करिए, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद दूध जमीन पर न गिरे। महिला ने दूध का गिलास लिया और धीरे धीरे चलने लगी। इस दौरान उसका पूरा ध्यान सिर्फ दूध पर था। मंदिर के लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, उसका इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। 2 परिक्रमा पूरी करने के बाद वो पुजारी के पास पहुंची। पुजारी ने पूछा, क्या किसी की बातों ने आपको परेशान किया? महिला ने कहा, नहीं, मेरा पूरा ध्यान तो दूध पर था। पुजारी बोले, जब आपने एक चीज पर ध्यान लगाया तो बाकी चीजों का आप पर कोई असर नहीं हुआ। इस कहानी में लाइफ का यही बड़ा फंडा छिपा है कि दूसरों की कमियां देखने से अशांति और परेशानी ही बढ़ती है। इसलिए ध्यान खुद को सुधारने और बदलने में लगाना चाहिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।